नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए टॉप 30 वो प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, यकीनन यहाँ से आपके कम से कम 10 से 12 नंबर आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो समय को वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। आइए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित समझते हैं? छात्र केंद्रित का मतलब ये होता है बाल केंद्रित। इसकी विशेषता क्या है? यंत्रवत याद करना, ये तो हो नहीं सकता, आप अच्छे से जानते हैं याद करना निगेटिव होता है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, क्या ये हो सकता है? ऐसा कदापि मत करना। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, केवल निगेटिव होता है। बच्चे के अनुभव को महत्व देना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि संवेग होता क्या है। संवेग का मतलब क्या है? संवेग आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका रोना, आपका चिल्लाना, ये सब संवेग है। पर आप हंसते कब हो? जब कोई बात आपके संज्ञान में आती है तभी तो आप हंसेंगे। या आपका मुस्कुराना, आपका किसी बात पे प्रतिक्रिया देना, ये तो डिपेंड करता है कि संज्ञान में बातें कैसी आ रही हैं। तो इसका मतलब हो गया, बिना संज्ञान में कोई बात आए संवेग हावी नहीं हो सकता। इसका मतलब है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यकीनन आपके पेपर में हमेशा ये देखने को मिलता है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से डैश डैश पर बल देता है। अभी आगे जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं वहां पे आपको वो प्रश्न भी देने वाला हूं जो यकीनन आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, फिर भी आपका सीडीपी में आराम पे 25+ हो जाएगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? संरचनावाद का नाम जब आता है दोस्तों, तो हमें एक नाम याद आता है संरचनावाद से, और वो क्या होता है संरचनावाद में? संरचनावाद के जनक थे विलियम वुंट, जिनको दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। कौन? विलियम वुंट। अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अवबोधन का मतलब होता है बेटा अर्थ को समझने की प्रक्रिया पर आधारित होना, या याद करने पर बल देता है, या प्रबलन पर आधारित होता है। तो मेरे दोस्त, संरचनावादी जो ढांचा होता है ना, वो अवबोध की प्रक्रिया यानी कि समझकर अर्थ को समझने की प्रक्रिया पर होता है। रटना कभी हो नहीं सकता। प्रबलन क्लार्क एल हल का होता है। देखिए, कुछ चीजें ऑप्शन से भी हल करना सीखो। ये एक नंबर जरूर गलत हो सकता है भाई। प्रबलन हमें पता है क्लार्क एल हल का है। संरचनावादी जो ढांचा है ये विलियम वुंट का है ना। और अनुबंधन पावलाव का है। तो हम कॉमन सेंस से भी निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, पास अगर होने के लिए अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो साम दाम दंड भेद सब लगाओ। प्रश्न समझ आए तो समझ के हल करो, ना समझ आए ऑप्शन का सहारा लो, ऑप्शन भी ना समझ आए तो चीजों को कोरिलेट करना सीखो। आगे हम भी आपको बताने वाले हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए उनके खुद के जो सहज अनुभूत सिद्धांत हैं, विचार हैं, इस संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, याद करना कभी सही नहीं होता, इसको तुरंत गलत काटना। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, बच्चे को चुनौती बहुत पसंद है। कुल मिलाकर वो किसी भी तरह सक्रिय रहे, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। बच्चे के सिद्धांत को अनदेखा कर दें, जी नहीं। और आप बाकी जान ही रहे, दंडित करना कभी होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी के लिए
लगातार पुरस्कार व दंड के प्रयोग से क्या फर्क पड़ेगा? आप जानते ही हैं कि अगर लगातार पुरस्कार व दंड दिया जाएगा तो उनकी जो स्वाभाविक रूप से काम करने की जो क्षमता है वो क्या होगी? वो कम हो जाएगी। अरे भाई, अगर व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से ही काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जो अंदर से जो काम करने की जिजीविषा है भाई नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब बेहतर कर ही नहीं पाएगा वो। इसे कहते हैं, अभी आपके माइंड में एक बात चला होगा, मैंने कहा कि बेटा जोड़कर उत्तर कैसे करते हैं, कोरिलेट करके उत्तर कैसे करते हैं। तो ये तरीका होता है चीज़ों को कोरिलेट करना। अगला, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना। एक चीज याद रखना, जिस ऑप्शन में ज्ञान की रचना या संरचना आपको दिख जाएगा, बिना संकोच किए आप उस ऑप्शन पर टिक मार देना। हालांकि इसमें तो वैसे भी दो पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं, एक तो सक्रिय और एक ज्ञान की संरचना। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तर को अस्वीकार करें, जी नहीं। अगर बच्चा गलत उत्तर भी दे तो उसको आप खुद करेक्ट करके उसे सही मार्ग में जोड़ो। बच्चों के जो खुद के सहज अनुभूत विचार हैं उन्हें अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उस पर आधारित विचार मंथन। तो दोस्तों, पहली बात, जिस ऑप्शन में, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ कि जिस ऑप्शन में आपको सहज अनुभूत विचार, देख रहे हो ना, प्रोत्साहन, ऐसे कुछ वर्ड अगर आपको दिख जाएंगे तो यकीन मानना मेरे दोस्त, प्रश्न कुछ भी ना समझ आए लेकिन इस ऑप्शन को आप टिक कर देना। किससे बेहतर कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? तो दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। याद रखना, ये कि रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू इस चीज़ को दे रहा हूं, पर आप अनुभव लाइव की तरह ही ले सकते हैं। आप हर एक प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, क्योंकि मैं बाद में कमेंट्स को रिव्यू करता हूं, किसने क्या सही किया, क्या गलत किया। जो भी बातें आपको समझ ना आएगा कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, एनालिसिस वाले क्लास में मैं उसको भी कवर कर लूँगा। ठीक है? क्योंकि आपके मन में ये दुविधा ना रहे कि हमें ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये समस्या कुछ भी हो, कमेंट में लिख दीजिए। अगला, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 9, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये प्रश्न मैं आपके लिए कमेंट में उत्तर चाहूँगा। मैं हर वीडियो में आपको 1-2 प्रश्न जरूर देता हूँ जिसका उत्तर आप देखिए बिलो द कमेंट बॉक्स, यानी कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर इसका करना है, किसने कहा है। जरूर मैं उसे रिप्लाई करूँगा जिसका सही उत्तर रहेगा। अगला, संवेग का संबंध किससे होता है? भावना से, नैतिकता से, बुद्धि से या संज्ञान से? दोस्तों, संवेग जो होता है संज्ञान से जुड़ा होता है, क्योंकि संवेग और संज्ञान भाई बहन है, तो इनका संबंध दोनों से है, ये एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। अगर संज्ञान नहीं होगा तो आप कह दीजिएगा कि हाँ, संवेग का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? भावना से है। अगर संज्ञान नहीं होगा तो आप आराम से कह दीजिएगा कि संवेग का जो संबंध है वो हमारी फीलिंग्स से होती है, हमारा हंसना, रोना, चिल्लाना सब हमारी भावनाएं ही हैं। खैर, लेकिन इसमें आपको 10वें का डी करना है, क्योंकि यहाँ पे संवेग है, संज्ञान है। नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां क्या है? तो सिर्फ ये ऑप्शन आपको सिखाने की दृष्टि से लिए गए हैं। इसमें जितने हैं सभी नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां हैं, चाहे घृणा हो, चाहे भय हो, क्रोध हो, ऑल ऑफ दीज। बिना उद्देश्य के भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? शैशवा, बाल्या, किशोरा, कोई नहीं। दोस्तों, शैशवा अवस्था में,
अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। आप जानते हैं अनुकरण यानी कि नकल करके सीखना। दूसरों के ऊपर निर्भरता, ये मैं आपके लिए कहते हैं नहीं कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये, यानी कि डिपेंडेंसी, दूसरों के ऊपर निर्भर होना, तो अनुकरण, निर्भरता। और एक पॉइंट आपको इसमें दिमाग में सेट रखना है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज होगा, शारीरिक विकास आपका तेज होगा शैशवावस्था में। शैशवावस्था में मानसिक विकास भी तेज होगा। शैशवावस्था में ही शारीरिक व मानसिक दोनों विकास 90% हो जाता है, जबकि बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ पे 95% आपका मानसिक विकास होता है, और किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है, आपकी जितनी भी मतलब दिमाग को विकसित होना होता है। ठीक है, और भी बातें आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ, बस जुड़े रहिए। ये बाल्यावस्था में बिना उद्देश्य के बच्चा, आप जानते ही हो, भ्रमण करता है, कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी घूमता रहता है, कोई रीजंस नहीं होते उसके सामने लेकिन फिर भी घूमता रहता है। आप बाल्यावस्था को दोस्तों डर्टी एज भी कहते हो, डर्टी एज कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था है, यानी प्राइमरी स्कूल में ये प्रवेश की भी अवस्था होती है। जितनी की पॉइंट आपको बोलता जा रहा हूँ, और आगे के भी अभी कुछ प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां आपको बहुत ही जरूरी की पॉइंट बोलने वाला हूं, यकीनन आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। किशोरावस्था दोस्तों, इसमें आत्मसम्मान का भाव, जीने मरने की जो कस्में हैं इसी में होता है। और सबसे जो गलत बात इसमें ये होता है, इंसान के अंदर यहां पे कुछ कर गुजरने का मतलब कहते हैं आत्महत्या तक की प्रवृत्ति इसी में होती है। जीवन का सबसे कठिन काल है, हरलॉक ने कहा था इसको। बाकी एक तो डेफिनेशन आपको रटा ही हुआ है, किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान था विरोध की अवस्था होती है, इसको किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। तो खैर इसका जो राइट आंसर है आपने जान ही लिया है, बाल्यावस्था। चरित्र आदतों का पुंज है, चरित्र आदतों का पुंज है, किसने कहा? जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। दोस्तों चरित्र आदतों का पुंज है, इसको सैमुअल ने कहा था। टालमैन ने चिन्ह का सिद्धांत दिया, स्किनर ने आर्यस थ्योरी दी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जनक थे। ये संज्ञानात्मक विकास के जनक थे। अगला, व्यक्तित्व के मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व के मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? तो सबको पता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया, नैतिकता का उन्होंने सिद्धांत दिया, और इनकी कमी महिलाओं पर उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। रोज आता है पेपर में, डेली ये पूछे जाते हैं, ये मतलब ये कुछ ऐसे उत्तर हैं दोस्तों जो पेपर आउट ही समझो इनको, इस तरह के प्रश्न ये होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास क्या है? विकास बहुमुखी है, एकांकी है, या दोनों है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़, ये मैं आपके लिए इसलिए देता हूं कि मुझे ये देखना होता है कि किसने सक्रियता से चीज़ों को पढ़ा और किसने 2-3 प्रश्न करके छोड़ दिया। जरूर कमेंट में लिखिएगा, आपका उत्तर सही रहेगा तो जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। कमेंट सेक्शन में हम आपको रिप्लाई करेंगे। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? आप जानते ही हैं, सिगमंड फ्रायड ने दिया। इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा, एक था इदम, एक था पराहम, और एक था दोस्तों क्या? इदम, पराहम और अहम। इदम को दोस्तों अचेतन कहते हैं, इदम को अचेतन कहते हैं,
और अहम को चेतन कहते हैं और परा अहम को दोस्तों अर्ध चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध चेतन कहते हैं। इदम दोस्तों राक्षस होता है, आप जानते ही हो, हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ाया हुआ। मैंने कहा था कि अगर पड़ोस में आम का पेड़ लगा है और उसमें आम के फल लगे हैं, तो हमारा जो इदम वाला मन है वो ये कहता है कि काश ये आम हमें मिल जाए, मतलब उसे चाहिए। काश की बात ही छोड़ दो। इदम दोस्तों एक राक्षस होता है। क्या होता है? इसको दोस्तों राक्षस कहते हैं। बिकॉज कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों इदम में क्या है कि अगर कोई चीज़ देखा तो इसको चाहिए चाहिए होता है, लेकिन हाँ जो ये आपका अहम होता है ना, एक सेकेंड दोस्त, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। जो आपका अहम होता है ना, ये दोस्तों क्या है? चेतन है, इसमें नैतिकता होती है। लेकिन फिर आपको एक चीज़ में बताना चाहूँगा, नैतिकता तो है पर झूठी नैतिकता है। जो ये अहम है यानी जो चेतन है, ये कहता है कि यार मैं आम तो तोड़ लूँगा, मैं आम तो तोड़ लूँगा, लेकिन बस वो देखने ना पाए वो व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, वो घर के अंदर चला जाए फिर मैं तोड़ लूँ। लेकिन तब क्या हो, वो व्यक्ति घर के अंदर जाए ही ना। ऐसी स्थिति में अचेतन और चेतन के बीच में जो हमारा ये परा अहम है यानी जो अर्ध चेतन है, ये इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा परा अहम हमारा जो होता है, ये अर्ध चेतन जो होता है, समझाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके एरिक एरिक्सन। कौन है? एरिक एरिक्सन। और हाँ, एक पॉइंट मुझे इसमें आपको और बताना था दोस्तों, ये जो इदम था और जो इदम अहम और परा अहम में एक पॉइंट आपको बताना था जो बहुत ज़रूरी है, जो पूछता है आपसे, मेरे दिमाग में जो आता जाए मैं बता देता हूँ। इदम तो आपने जान लिया राक्षस है, अहम को आपको पता है कि वास्तविक जगत से जुड़ा है, पर इसमें भी सच्चाई नहीं होती है। और परा अहम में क्या है दोस्तों? नैतिकता है। नैतिकता है पर ये क्या करता है दोस्तों? थोड़ा समझाने का काम करता है। अगर काम नहीं बना तो थोड़ा सामंजस्य बैठा देता है। चलिए, मनोसामाजिक विकास के जनक कौन थे दोस्तों? प्रवर्तक कौन थे? तो एरिक एरिक्सन थे। फ्रायड को आपने देख ही लिया। थार्नडाइक दोस्तों जानते ही वो यसार सिद्धांत के प्रवर्तक थे, जनक थे। और कोहलर ने दोस्तों सूझ का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, इसको नॉन चॉम्स्की ने कहा था, तो इसका राइट उत्तर भी होगा नॉन चॉम्स्की। याद रखना, नॉन चॉम्स्की इन्होंने लैड का समर्थन किया था कि भाषा अर्जन क्षमता जो होती है दोस्तों वो जन्मजात होती है। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था दोस्तों होती है 3 से 6 वर्ष। शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है? शरीर की लंबाई बढ़ना दोस्तों क्या होता है? यह अभिवृद्धि है। किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से उन गुणों को ग्रहण करते हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया हुआ है? क्या लगता है आपको? उन गुणों को ग्रहण करते हैं जो उन्होंने पूर्वजों से। दोस्तों इसको जीव सांख्यिकी का नियम कहते हैं कि 1/2 माता पिता से, 1/4 दादा दादी से और 1/6 परदादा परदादी से। इस तरह के गुण जो होता है जो बच्चा प्राप्त करता है बालक, वो जीव सांख्यिकी का नियम है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे तो काफ़ी लोग उपरोक्त सही कह देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर आप मानिएगा कई जगह पे सही भी है, पर मेरे विचार से आप बी वाले ऑप्शन के साथ जाइए, ज़्यादा परफेक्ट होगा। सर्व शिक्षा अभियान की देन है। अगला,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। मैंने विकास और वृद्धि के बारे में आपको समझा ही चुका हूँ। मैंने कहा था कि विकास केवल एक बार होता है, विकास केवल एक बार होता है। अभी देखिएगा आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और यहीं से आपका पूरा पेपर फिटअप हो जाएगा। 30 में 28 आराम से आप कर दोगे। केवल एक बार होगा विकास, और आपको लगता है कि हमेशा विकास होता ही रहता है जीवन भर, एक बार, जबकि वृद्धि जो होता है इसी विकास में सम्मिलित है। हमने कहा था कि बच्चा पैदा हुआ तो बोलना एक बार सीखता है, तो ये हो गया विकास, लेकिन डे बाय डे जो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है वो वृद्धि है। बच्चे को हाथ एक बार मिलता है, बार बार हाथ नहीं मिलेगा, तो जो हाथ ये एक बार मिला दोस्तों ये विकास हो गया, लेकिन जो उसकी लंबाई बढ़ती है उसे वृद्धि कहते हैं। खैर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। 24 वाला क्वेश्चन देखिएगा, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? कोई दुखी व्यक्ति है, उसे आप सहानुभूति के दो शब्द कह रहे हैं, सिंपैथी प्रदान कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत सिंपैथी है बेटा, व्यक्तिगत सहानुभूति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभव में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता या पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो आपको जो वैयक्तिक विभिन्नता का प्रतीक कौन सा नहीं है आप जानते हो? प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, ये तो है। देखिए हर व्यक्ति, लिंग में भिन्नता, थोड़ा सोचिएगा, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, निर्देशन भी हर व्यक्ति को अलग अलग मिल सकता है, पर लिंग में जो विभिन्नता होती है ये नहीं है। लड़का है तो लड़का ही रहेगा और लड़की है तो लड़की ही रहेगा। देन यू कैन गो विथ ऑप्शन बी। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी, क्या था वो? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सभी अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्या ये है? जी हाँ यही है। जबकि ये जो मुझे चोर दो, मतलब मुझे बच्चा दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील कुछ भी बना सकता हूं। तो मतलब ये जो बात कही कि चोर, डॉक्टर, वकील बना सकता हूं, इसको कहा था दोस्तों वॉटसन ने, इसको क्रो एंड क्रो ने, इसको मैकडूगल ने कहा, और दोस्तों इसको स्किनर ने कहा। ठीक है, इसको स्किनर ने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सामूहिक रूप से तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? यानी सामूहिक रूप से तीव्र गति से बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है तो दोस्तों साक्षात्कार विधि होती है। साक्षात्कार विधि में होता क्या है? अगर बच्चा सामने आएगा, उसका पर्सनल इंटरव्यू करते हो, 4-5 लोगों के बीच में बैठा कर, 4-5 स्टूडेंट को साथ में ही रख लो, आप व्यक्ति के बहुत जल्दी से उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष तरीका क्या है? विश्लेषण निर्णय, बाधाओं को दूर करना, लक्ष्य के प्रति प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। तनाव को कम करने का तरीका क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। इसका आंसर आपको करना है। तनाव को कम कैसे करेंगे? मैं सबका मतलब बता देता हूं। तनाव को कम करने के लिए विश्लेषण जरूरी है, बाधा को दूर तो करना ही करना है, कहने पे तो कुछ होगा नहीं। लक्ष्य के प्रति प्रतिस्थापन, यानी अगर लक्ष्य को पाना है तो मार्ग बदल दो। ऑप्शन नंबर खैर मैं बता देता हूं। देखिए अगर एक तरीके से सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका भी नहीं मिल रहा, जैसे गणित के सवाल हल करने होते हैं तो एक सवाल को हल करने के
हल करने के 5 से 6 7 तरीके होते हैं। एक से नहीं आ रहा दूसरा तरीका लगाओ, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा पकड़ो। तो लक्ष्य के प्रति उसके राह को बदलो, मार्ग बदल दो। कौन से आयु समूह के लिए एरिक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई? दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था थी उसको एरिक एरिक्सन, जो कि मनोसामाजिक विकास के जनक थे, उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो स्वलीनता जो होता है ये कभी भी भावात्मक बाधा को नहीं प्रदर्शित करता, जबकि ये तो मानसिक विकार हैं। तो आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत कमेंट में ज़रूर लिखें, और जो हमने प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी ज़रूर करें। और बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, दिल से शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।